बच्चों, हम आज आयुर्वेद जो वैल्यू एडेड कोर्स के अंतर्गत आयुर्वेद है, इस आयुर्वेद के सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस को लेकर के हम लोग आए हैं, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है और उसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हम लोग कुछ पहलुओं को डिटेल्स में देखेंगे कि उसमें कैसे क्या होता है। तो जिसका सबसे पहला प्रश्न है, ये टॉपिक ही है पंचकर्म और चिकित्सा पर्यटन। तो पंचकर्म मेडिसिन जो है उसमें कैसे क्या क्या है, हर एक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो पंचकर्म का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है, पंचकर्म का प्राइमरी जो यूज्ड है वो किस लिए किया जाता है। तो पंचकर्म का मुख्य कार्य है बॉडी को डिटॉक्स करना। तो बॉडी को डिटॉक्सन करना ही ये जो पंचकर्म है इसका मुख्य प्रयोजन होता है। तो यहाँ पर शुद्धिकरण और कायाकल्प इम्पोर्टेंट दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हिंदी नेम दिया है, हिंदी नेम पे ज़्यादा फोकस करिएगा। इसका कारण यह है कि जैसे यहाँ पे शुद्धिकरण को डिटॉक्स दे दिया गया, तो अब यहाँ पर क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको डिटॉक्स दिया है दे, वहाँ पर शुद्धिकरण ही लिख सकता है। जैसे यहाँ पर दिया है ना विरेचन, तो विरेचन को इंग्लिश फॉर्म में भी विरेचन ही किया है। वमन को यानी कि जो वोमेट होता है तो उसको वमन ऐसा ही लिखा हुआ है। तो आप फोकस करिएगा हिंदी टर्म्स पे, क्योंकि ये आयुर्वेद के मूल शब्द हैं, तो यही आपसे पूछे जाते हैं। कई बार इसका इंग्लिश वर्जन भी आपके इंग्लिश फॉर्म में दे देता है, कई बार हिंदी को ही सेम हिंदी फॉर्म में ही इंग्लिश कर देता है। तो इसलिए इस पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, तो पंचकर्म का मुख्य प्रयोजन क्या है, बॉडी को डिटॉक्स करना यानी कि शुद्धिकरण करना, और उसका कायाकल्प यानी कि बॉडी को फिर से तरोताज़ा करना, इसका मुख्य प्रयोजन है पंचकर्म का। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचकर्म की विधि नहीं है। अच्छा, कौन सी पंचकर्म की विधि नहीं है, तो सबसे पहले क्या है, हमें पंचकर्म की विधि जाननी होगी कि 5 कर्म की विधि कौन कौन सा है। तो पंचकर्म की विधि क्या है, वमन है, विरेचन भी है, निरीह वस्ती है, निरूह वस्ती है, निरूह वस्ती है, साथ में निरूह वस्तु को काढ़ा एनीमिया बोलते हैं। काढ़ा एनीमा जो होता है वो निरूह वस्ती होता है। और चौथा है अनुवासन बस्ती। अनुवासन बस्ती का तात्पर्य होता है जो ऑयल एनीमा होता है उसको अनुवासन बस्ती कहते हैं। और पांचवा है नास्य। तो ये 5 पंचकर्म के 5 विधि हैं, वमन, विरेचन, निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती और नास्य। तो वमन, विरेचन, निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती। तो इसमें वमन है, विरेचन दिया है, बस्ती दिया हुआ, तो बस्ती आपका निरूह बस्ती में भी है और अनुवासन बस्ती में भी है। तो इसमें से जो मर्म है, ये मर्म क्या है, पंचकर्म की विधि नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, मर्म। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सा पर्यटन पंचकर्म को वैश्विक स्तर पर क्यों बढ़ावा देता है। तो इसके वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के कारण क्या है, तो ये इकोनॉमिकल और प्रिवेंटिव होता है, यानी कि ये बहुत किफ़ायती होता है और ये आसानी से किसी भी चीज़ रोग का समाधान होता है। तो यह किफ़ायती और निवारक होने के कारण इसको वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है अभी। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकर्म पर्यटन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो पंचकर्म जो पर्यटन है उसके लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य है केरल। केरल को पंचकर्म पर्यटन के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य घोषित किया है। इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि केरल को आयुर्वेद की जन्मस्थली कहा जाता है। केरल को आयुर्वेद की जन्मस्थली कहा जाता है, तो इसलिए क्या है, वहाँ पर पंचकर्म की विधि का अनेक प्रकार से प्रयोग होता है। वहाँ पंचकर्म के लिए आयुर्वेद की मेडिसिन के लिए वहाँ पे बहुत आसान तरीका अपनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जंगली एरिया हैं, तो वहाँ आसानी से औषधियाँ सारी मिल जाती हैं। तो इसलिए क्या है, तो और केरल को आयुर्वेद की जन्मस्थली भी कहा जाता है, तो इसलिए
पंचकर्म पर्यटन के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य जो है वह केरल है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, बस्ती चिकित्सा मुख्य रूप से किस में सहायक होती है? तो जो बस्ती चिकित्सा है, बस्ती चिकित्सा जो मुख्य रूप से होता है वात विकार के लिए होता है। तो ये जो वात विकार है, 3 प्रकार के दोष होते हैं ना, वात, पित्त और कफ। ये जो वात विकार होता है तो वात विकार में इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है CPR। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन है CPR का फुल फॉर्म क्या है? तो CPR का यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म ऊपर भी लिखा हुआ है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, तो ये इसका फुल फॉर्म है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है? CPR इज़ यूज्ड ड्यूरिंग। CPR का प्रयोग कब किया जाता है? तो CPR का प्रयोग आपको पता ही है कि CPR का जब कार्डियक अरेस्ट आता है तो उस समय CPR का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है कार्डियक अरेस्ट, यानी कि हृदय गति रुकने पर, जैसे जब हमें सांस नहीं मिलता है या हार्ट अटैक आता है तो उसके दौरान ये CPR का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वयस्कों के लिए CPR के दौरान आदर्श दबाव क्या है? तो जो CPR के दौरान उसमें दबाव देते हैं चेस्ट पे, तो उसका रेशियो क्या है? तो आपको इसका है ये बी आंसर है, अर्थात 100 से 120 प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में आपको 100 से लेकर के 120 टाइम्स आपको CPR देना होता है। और उसी CPR के बीच बीच में क्या है, आपको मुंह से सांस भी देना होता है। तो उसके भी नेक्स्ट प्रश्न उसी के लिए है कि CPR में दबाव और सांसों का अनुपात क्या है? तो सांसों का और दबाव का अनुपात है 13.2, अर्थात आप 30 बार आपको चेस्ट पे दबाव डालना है और फिर 2 बार आपको मुंह से सांस देना है, फिर 30 बार आपको चेस्ट पे दबाव डालना है, फिर 2 बार मुंह से सांस देना है। तो ऐसे ही प्रक्रिया चलती है और यह 1 मिनट में 100 से 120 बार आपको CPR करना होता है। यही प्रक्रिया होती है कि 30 बार आपको CPR के दौरान दबाव आपको डालना है और 2 बार आपको मुंह से हवा देना है सांस के तो इसलिए दबाव और सांसों का जो अनुपात है वो आपको 30.2 का रेशियो इसका होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में कि CPR करते समय क्या जांचना चाहिए? तो CPR के समय जांचने के लिए जो मुख्य चीज़ होता है वह होता है पल्स और ब्रीथिंग, ठीक है, नाड़ी और श्वसन। उसका पल्स रेट चेक करना होता है, श्वसन सांस की प्रक्रिया चेक करना होता है, क्योंकि उसमें जब कार्डियक अरेस्ट आता है तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है, इसीलिए CPR दिया भी जाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है पराशल्य और प्रशमन चिकित्सा। तो पराशल्य प्रक्रिया क्या होता है, प्रशमन चिकित्सा क्या होता है, ये हम लोग जान लेते हैं पहले, उसके बाद इस टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। पराशल्य और प्रशमन चिकित्सा के अंतर्गत कुछ इसमें 4 महत्वपूर्ण इसके क्षेत्र हैं। एक है अग्निकर्म, दूसरा है क्षारकर्म, तीसरा है जलौका वर्षण और चौथा है शिरोवेदन। इसके ये 4 प्रक्रिया होती है। अग्निकर्म यानी कि जो अग्नि से मतलब आग के संयुक्त यानी कि रॉड इत्यादि गर्म करके तब जो प्रयोग किया जाता है, उसके लिए उसमें प्रयोग होता है क्षारकर्म का भी प्रयोग पाइल्स इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। जलौका वर्षण होता है जोंक जो होता है, जोंक थेरेपी, तो उसमें एक काम आता है। और शिरोवेदन मतलब ये नोकीला पदार्थ जैसे सुई इत्यादि होता है, उसी मतलब नोक से रक्त को निकालना, जैसे कहीं खून जम गया है
तो उसको सुई इत्यादि के नोक को गर्म करके फिर उसको छेद करके वैसे निकाला जाता है, उसको शिरोवेदन इत्यादि कहा जाता है। तो ये इस टॉपिक के ये 4 एरियाज जो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। खैर आगे के प्रश्न देखते हैं, आपको आसानी समझ में आ जाएगी। अग्निकर्म किस प्रकार की चिकित्सा है? तो अग्निकर्म चिकित्सा क्या है? अभी हम लोगों ने देखा कि पराशल्य और प्रशमन के अंतर्गत ये 4 टॉपिक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, पराशल्य चिकित्सा। पैरासर्जिकल जो थेरेपी होती है उसी में अग्निकर्म चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, क्षार कर्म में किसका उपयोग किया जाता है? अच्छा, पराशल्य चिकित्सा जो होता है वो पाइल्स के इलाज के लिए मुख्यतः हो जाता है। तो जो पाइल्स होता है उसके इलाज के लिए पराशल्य चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है और अग्निकर्म भी उसी के लिए प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से। दूसरा क्या है? क्षार कर्म में किसका उपयोग किया जाता है? तो क्षार कर्म में क्षार का प्रयोग किया जाता है। जो क्षार कर्म होता है मुख्यतः इसका प्रयोग जो होता है जो फिस्टुला होता है, यानी कि एक तरह का ये भी पाइल्स ही होता है, तो पाइल्स का ही एक थोड़ा सा परिवर्तित रूप होता है फिस्टुला, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है क्षार कर्म का। और इसका क्या है, 2 चीज़ होता है क्षार इसका जो पीएच मान होता है, ये भी ध्यान दे दीजिएगा, इसका जो पीएच मान होता है 7 से 14 होता है। क्षार का पीएच मान 7 से 14 होता है, जबकि एक होता है अम्लीय, तो अम्लीय का जो पीएच मान होता है वह 0 से लेकर के 7 होता है। तो 0 से लेकर के 7 पीएच मान वाला जो होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से लेकर के 14 पीएच मान तक जो होता है वह क्षार होता है। यह इसका एरिया होता है। क्षार होता क्या है? तो क्षार एक रासायनिक पदार्थ होता है जो पानी में डालने पर वो पानी में घुल जाता है, और घुल करके हाइड्रोक्साइड जो आयन होता है अथवा हाइड्रोजन जो आयन होता है तो उसी को वो उत्पन्न करता है। जो हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है उसको OH के नाम से OH माइनस के द्वारा जाना जाता है, और हाइड्रोजन आयन जो होता है उसको H प्लस के नाम से जाना जाता है। ये उसका केमिस्ट्रिकल नेम है। तो ये इसके खैर अब आते हैं क्षार। तो क्षार क्या होता है? एक रासायनिक पदार्थ होता है जो पानी में डालने पर ये घुल करके हाई ऑक्साइड आयन या हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करता है, और या फिर क्षार कर्म में उसका उपयोग होता है, जिससे जो फिस्टुला होता है उसको ठीक करने के काम आता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रशमन चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? तो प्रशमन चिकित्सा होता है क्या है कि प्रशमन चिकित्सा मुख्य रूप से क्या होता है कि रोगों के लक्षणों और तनाव से राहत दिलाने का पहचान करवाता है। जो प्रशमन चिकित्सा है तो वह अगर कोई व्यक्ति है जैसे कैंसर इत्यादि की अवस्था में, तो उसके रोग को पहचान दिलाता है और उनके लक्षणों से राहत पहुंचाने का कार्य करता है प्रशमन चिकित्सा। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? आंसर इसका बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पराशल्य चिकित्सा नहीं है? अभी हम लोग ऊपर बात कर रहे थे जो पराशल्य चिकित्सा है उसके 4 एरिया हैं। तो उसमें अग्निकर्म भी था, क्षार सूत्र भी था, क्षार कर्म था, जलौकावर्चन भी था, शिरावेदन था, इसमें शिरावेदन ऑप्शन नहीं दिए हैं, शस्त्र कर्म है यानी कि ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी है कि इसमें पराशल्य प्रक्रिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो शस्त्र कर्म नहीं आता है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रशमन चिकित्सा किस स्थिति में दी जाती है? प्रशमन चिकित्सा जो हम लोग अभी ऊपर बात कर रहे थे कि प्रशमन चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? लक्षणों से राहत पहुंचाना है, यानी कि लक्षणों को कोई भी रोग है तो उसके लक्षणों को बताना और उससे कैसे निपटा जा सकता है उसके बारे में आपको मेंटली प्रिपेयर करना। तो ये प्रशमन चिकित्सा है। और यही पूछ रहा है कि प्रशमन चिकित्सा किस स्थिति में दी जाती है? तो प्रशमन चिकित्सा ऐसे चीज़ों में दी जाती है जिसमें रोगी के बचने की संभावना कम हो जाती है, वो मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, तो धीरे धीरे उसको उसमें ढलने के लिए, उसको इम्यून टू होने के लिए
ये प्रशमन चिकित्सा दी जाती है। तो मुख्यतः यह कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, तो कैंसर रोगियों के लिए यह प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनको मेंटली तैयार किया जाता है कि ठीक है आप ऐसे ऐसे काम करिए, अगर हो गया है तो ऐसा नहीं कि ये इससे कुछ अन्य होना है, या उसके अन्य जो साथ में रहने वाले हैं उसके पेरेंट्स इत्यादि हैं या फैमिलीज मेम्बर है, तो उनके दिमाग में ये भी बैठ जाता है कि कहीं छूने से मुझे हो गया। तो ये सब चीज़ के लिए प्रिपेयर करने के लिए कि नहीं, यह कैंसर इत्यादि छूने से नहीं बढ़ता है या HIV वगैरह छूने से नहीं बढ़ता है, ये सब चीज़ को बताने के लिए क्या है, प्रशमन चिकित्सा ये दी जाती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वह सर्जरी से शल्य चिकित्सा है। तो शल्य तंत्र किससे संबंधित है? तो जो शल्य तंत्र है, तो शल्य तंत्र यहाँ पर बता ही दिया गया सर्जरी से। तो शल्य तंत्र का प्रयोग सर्जरी के लिए किया जाता है, यानी कि ऑपरेशन के लिए शल्य चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? जो प्राचीन एंशिएंट इंडियन सर्जरी सिस्टम शुरू हुई, तो सबसे पहले उसको शुरू करने वाला कौन है? तो ये सुश्रुत जो हैं, यह आयुर्वेद के शल्य चिकित्सा के जनक कहे जाते हैं, यानी कि सबसे पहले सुश्रुत ने ही ये सर्जरी करना शुरू किया था। आयुर्वेद के अनुसार सबसे पहले जो सर्जरी किया है वह सुश्रुत, आचार्य कह लीजिए या ऋषि कह लीजिए, तो आचार्य सुश्रुत या ऋषि सुश्रुत ने ही सबसे पहले ऑपरेशन किया था, सर्जरी किया था, तो इसलिए इसके जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षार सूत्र का उपयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है? जो क्षार सूत्र है, तो क्षार सूत्र का मुख्य रूप से प्रयोग किस में किया जाता है? अभी हम लोग जो ऊपर बात कर रहे थे उसमें भी आया था क्षार सूत्र का प्रयोग या क्षार कर्म का प्रयोग। तो क्षार सूत्र या क्षार कर्म जो होता है उसका प्रयोग फिस्टुला के लिए किया जाता है, हमने बात किया था। तो इसका जो प्रयोग है ये भी पाइल्स का ही एक दूसरा रूप है, जो भगंदर है उसको हिंदी में भगंदर बोलते हैं, इसे फिस्टुला बोलते हैं, और ये पाइल्स का ही एक दूसरा रूप है, पाइल्स के अंतर्गत ही ये सारे आते हैं। तो उसमें ये क्षार सूत्र का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रंथ में शल्य तकनीकों का विस्तृत वर्णन है? तो अभी हमने बताया कि शल्य प्रक्रिया जो है, यानी कि सर्जरी का सबसे पहले उपयोग सुश्रुत ने किया था, तो इसीलिए सुश्रुत ने अपनी संहिता में, अपने बुक में सुश्रुत संहिता में इसका डिटेल्स में वर्णन किया है, इसलिए इसका आंसर क्या है? बी। एक टॉपिक से, एक चीज़ से दूसरा चीज़ समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। तो शल्य का यानी कि सर्जरी का आविष्कर्ता कौन है या उसके जनक कौन है? तो सुश्रुत। और इसका किस ग्रंथ में उपयोग मिलता है? तो सुश्रुत संहिता में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी भी शल्य क्रिया से पहले न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो आपको आज भी किसी भी आप हॉस्पिटल में चले जाइए, ऑपरेशन करवाइएगा, तो ऑपरेशन से पहले क्या करते हैं, कंसल्ट फॉर्म भरवाते हैं, और उसके लिए आवश्यक जो प्री चेकअप इत्यादि होता है कि किसी को शुगर इत्यादि वगैरह तो नहीं है, या शुगर रेट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, या बहुत ज़्यादा शुगर होने पर भी ऑपरेशन इत्यादि नहीं करते हैं। तो यही सब इम्पोर्टेंट जो चेकअप होता है, तो कंसल्ट फॉर्म भरवाते हैं और चेकअप करते हैं। तो वही चीज़ इसका मुख्य है कि किसी भी जो शल्य क्रिया होता है, यानी कि सर्जरी से पहले क्या करते हैं, उसे कंसल्ट फॉर्म भरवाते हैं, और जो इम्पोर्टेंट प्री चेकअप इत्यादि होता है वह करते हैं। तो सहमति और पूर्व जांच इसके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो इस पार्ट में हम इतना ही 20 प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी हम फिर 20 प्रश्न देखेंगे, तो इसके लिए वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट पार्ट देखिए, उसमें भी 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऐसे ही।